नमस्कार, हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम एक बार फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में प्रतिस्पर्धा कितना जरूरी। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेटर हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है जीना इसी के नाम में। आज का दिन इसलिए भी शुभ है कि एक तो हम नर्मदापुरम में हैं, तो आंडी 24 के सभी दर्शकों को जो मेरी कर्म भूमि है नर्मदापुरम, आप सबका स्वागत है। और आकाश जी आपका विशेष स्वागत कि आज आपने जो है ये स्थान चुना। और आज के दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है कि आज हमारे जननायक मुखिया शिवराज जी का जन्मदिन भी है, अंकुर अभियान भी है। और आज हमने जो है मतलब 1001 वृक्षारोपण का जो है संकल्प लिया, उसमें हमने 101 पेड़ लगाए। और खासियत उसमें ये भी थी कि राह चलते लोगों को रिक्वेस्ट करके रोक के हमने उनको उतार के रिक्वेस्ट करके साहब ये पेड़ पकड़ी और एक पेड़ लगाई जाके। तो एक संकल्प हमने ये भी लिया है, तो ये भी एक मोटिवेशन के साथ पर्यावरण संरक्षण भी। और इसमें भी जो है ये कि रोको टोको और रोपो, ये नर्मदापुरम की आज के इस दिन की विशेषता रही है। और आपका जो विषय है ये प्रतिस्पर्धा कितनी ज़रूरी है, ये कमाल का विषय आपने लिया आज। सर बात विषय की नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर प्रतिस्पर्धा सभी के जीवन में होती है, बचपन से ही मनुष्य के जीवन में प्रतिस्पर्धा आ जाती है। लेकिन हम नर्मदा किनारे हैं और शुरुआत में इसलिए करूंगा माँ नर्मदा के साथ ही। माँ नर्मदा भी एक मिसाल है, जीवनदायिनी है, जीवन का दर्जा, जीवंत माता का दर्जा उन्हें दिया है सरकार ने। लेकिन अगर हम बात करें तो सब उनसे जुड़े तो हुए हैं, लेकिन दुनिया में एकमात्र नदी ऐसी जो विपरीत दिशा में ना सिर्फ बहती है बल्कि सिखाती भी है कि अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो पॉजिटिवनेस के साथ करें। तो सर इसको कैसे हम विस्तार से समझें? इसको जो आकाश जी हम आज जहाँ खड़े हैं ये वो पवित्र स्थान है। हमारे साथ में माँ नर्मदा है, माँ नर्मदा का आशीर्वाद सब पे बना हुआ है। और माँ नर्मदा एक ऐसी हमारी माता है, बाकी जो सारी नदियाँ हैं भारतवर्ष में वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, क्योंकि बाकी जो गंगा जी हैं ये तो साक्षात हिमालय की ही पुत्री हैं, हिमालय से ही जो ग्लेशियर से आती हैं, और यमुना भी ग्लेशियर से आती हैं। लेकिन नर्मदा जी जो हैं ये एक रेन फॉरेस्ट, मतलब ये वो जल है जो पवित्र जल, जो बरसात में जो खास करके जो नर्मदा जी का जो उद्गम है अमरकंटक, वहाँ पे जो साल के जो पेड़ हैं, साल ट्रीज, उनकी विशेषता होती है कि वो जंगल जो है, जो जल है उसको अपने रूट्स में ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे फिर वो छोड़ता है। इस तरह से जो है ये नदी बनती है छोटी सी धारा से। और उसके बाद ये एक ऐसी मात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदियां भारत को जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाती हैं। ये एक नदी है जो पूरे देश में जो है एक उत्तर और एक दक्षिण का तट पैदा करती है। और इसका जो उत्तरी तट है वो विंध्याचल के पर्वतों से घिरा हुआ है, इसके दो भाई जो बोले जाते हैं। और जो दक्षिणी तट है वो सतपुड़ा से गिना जाता है। तो ये एक अद्भुत वृत्तांत है। और अगर हम बात करते हैं नर्मदा जी की, हमारे धर्म के हिसाब से भी कहा जाता है कि गंगा में जो है आपको डुबकी लगा के आपको पुण्य मिलता है, और माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन करके। तो आज आईएनडी 24 के सभी दर्शक जो हैं माँ नर्मदा का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये भी है कि माँ नर्मदा के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन आज हम बात प्रतिस्पर्धा की कर रहे हैं। और जीवन में जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो लोग प्रतिस्पर्धा किससे करें ये समझ नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ों में, दोस्ती में हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा है, पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा है। लेकिन अगर सही मायनों में देखी जाए तो प्रतिस्पर्धा एक पॉजिटिवनेस है, और वो पॉजिटिवनेस अपने लिए। अगर मनुष्य अपने से प्रतिस्पर्धा करने लगा तो मनुष्य आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो मोह माया में वहीं उलझ के रह जाता है। और बात अगर किसी के पास 75 रुपए और किसी के पास 100 रुपए, तो जो 25 रुपए का गैप है उसको फिल करने के लिए वो प्रतिस्पर्धा मानने लगते हैं, जबकि ये तो प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। आकाश, हमको यहाँ पे थोड़ा सा गंभीर होकर इस विषय पे चिंतन करना पड़ेगा कि ये शब्द कंपटीशन, प्रोग्रेस, जीवन में आगे बढ़ना, ये इस 84 लाख योनियों में केवल इस मानव योनि के पल्ले ही आया क्या बाकी जो जीवित जितनी भी योनियां हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनमें प्राण
और जिनमें जो है जो इस पूरी प्रकृति को मिलने वाला पूरा जो परिवार है, उसमें ऐसा मनुष्य जाति के साथ ही ऐसा क्या है कि हम जो है इस बात को अगर एक कंपटीशन के माध्यम से लेते हैं। बाकी सारी की सारी यूनियाँ एक तरफ हैं, लेकिन मनुष्य जैसे जैसे जो है इस प्रकृति के इवोल्यूशन में जो बना, उसके बाद सभ्यता की तरफ मुड़ता गया। इसने अपने बाकी सभी भाई बंधुओं को जंगलात में छोड़ दिया और उसके बाद जो है एक सिविलाइज्ड दुनिया में रहने लगा। और यहाँ पे आने के बाद में ये वाकई एक चिंता और चिंतन का विषय है कि उसने अपना मूल तत्व छोड़ दिया, उसने अपना सनातन भाव छोड़ दिया, उसने अपना सनातन चिंतन छोड़ दिया और वो धीरे धीरे जो है भौतिकवादी होता चला गया। भौतिकवादी अर्थात रोटी कपड़ा और मकान, केवल इंद्रियोजनित सुख जो हैं, केवल इंद्रियोजनित सुखों के पीछे जाके वो अपने खुशियों को, अपने सुख को, अपने आनंद को इन बाहरी भौतिक स्थूल वस्तुओं में देखने लगा। ये सबसे बड़ा कारण है जो धीरे धीरे जो है ये सत्य से रज और रज जैसे तामसी प्रवृत्ति की ओर जाते जाते ये विनाश का कारण भी बनता है। आज अगर हम देखते हैं किस तरह से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। आज हम नर्मदा जी के किनारे ही खड़े हैं, ये चाहे जंगलों की बात करें, चाहे किसी भी तरीके से जो प्राकृतिक संपदा है उनकी बात करते हैं, तो ये वाकई एक चिंता का विषय भी है कि क्यों, क्या अपने स्वार्थ के लिए। और यहाँ पे जब बात आ जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस, तो कंपटीशन कर किसके रहे हो आप? आकाश जी, आपने जैसे बोला कि क्या मैं उस व्यक्ति से कंपटीशन कर रहा हूँ जिसके पास 100 रुपये हैं? क्या मेरा आदर्श वो है? मेरे पास आज 50 रुपये हैं तो मेरा आदर्श वो हो गया जिसके पास 100 रुपये हैं। एक व्यक्ति का आदर्श नहीं हो सकता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्पर्धा नहीं कर सकता, नहीं करना भी चाहिए। ये बड़ा छोटा हित है, बड़ा संकुचित और संकीर्ण विचार की बात होती है। प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप खुद से करें। आप जो कल थे आप उस कल से बात करें। आज जो है आपका जो कल है आज उससे बेहतर हो। आपका आज आपके गुजरे कल से बेहतर हो और आने वाला कल जो है वो आज से बेहतर हो। ये है प्रतिस्पर्धा। सर, जिस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपने टेक्निकली भी समझाई, डार्विन का जो सिद्धांत है फाइनेस्ट का, वो बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। लेकिन सर, यहाँ पर जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को कहा, एक सवाल ये भी निकल कर सामने आता है कि प्रतिस्पर्धा लोगों के लिए हमें करना है, फाइनेस्ट बनना है, उसके लिए करना है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में भी एक सिलेक्शन की प्रोसेस आती है कि व्यक्ति को सिलेक्ट क्या करना है, किससे प्रतिस्पर्धा करना है, वो कैसे करें। क्योंकि हम देखते हैं, हम एक गोल भी सेट कर लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस गोल पर नहीं होता। उस गोल के बीच में जो हर्डल्स आते हैं छोटे छोटे, हम उन्हीं से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। और यही कारण है कि अगर हम बेहतर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते तो हम पीछे भी रह जाते हैं। आकाश, आपने तो जो ऑलरेडी जो है हम जो है एक मिडिल स्कूल और एक हायर स्कूल में आ गए जी। आपने जो बोला है कि प्रतिस्पर्धा की बात, आपने बोला कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं? ये फिर से जो है आज इस जो एपिसोड का जो है ये फिर से विषय है कि फिर एक बार अपने पुराने, अगर आपने पहले के अगर एपिसोड देखे हैं तो क्या आपके पास आज वो कागज़ पड़ा है? क्या आपके पास वो डायरी पड़ी है जिसमें आपने अपने लक्ष्य को लिखा हुआ है? और अगर लिखा है तो क्या रोज़ सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उस लक्ष्य को दोहराते हो आप ज़ोर से कि अपनी आवाज़ जो है आप स्वयं सुन सकें? क्या ऐसा करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते तो आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो। आपके जीवन का अभी भी लक्ष्य नहीं निर्धारित हुआ। इसका मतलब है कि आप बस चले जा रहे हो एक उसी यात्री के जैसे जो कार में बैठने के बाद में एक चौराहे पे जाके जो है वो पूछता है बगल खड़े हुए एक व्यक्ति से कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है? तो वो व्यक्ति पूछता है कि साहब आपको कहाँ जाना है? बोलता है मुझे कहीं नहीं। तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है, चारों दिशाओं में कहीं भी चले जाओ। जब कहीं आपको पहुँचना नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? आप समय बर्बादी कर रहे हो, पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हो, पैसे की बर्बादी कर रहे हो और अपने आप को जो है सड़क पे आप किसी भी दुर्घटना का शिकार बनने के लिए आप अपने आप को सौंप रहे हो। तो लक्ष्य तो निर्धारित करो आप। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा मंजिल कैसे मिलेगी आपको? तो आकाश, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये बात स्पष्ट याद रखना आप कि जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं योद्धा, उनके सामने कोई अड़चन नहीं होती। वो हर अड़चन को एक ट्रॉफी जैसे लेते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर जीवन में कोई कठिनाइयाँ ना हो, इसका मतलब है कि आपका जो है अब पतन शुरू हो गया है। जीवन की हर कठिनाई को जो है एक चैलेंज के रूप में लें, क्योंकि हर चैलेंज, हर चुनौती ही आपके व्यक्तित्व को निखारती है, आपके व्यक्तित्व का विकास करती है।
आप में वो एक क्षमता पैदा करती है। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, उनके जीवन जो है कांटों से भरी हुई जिंदगी होगी। चांदी के चम्मच को लेके पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई उदाहरण नहीं बनता, कोई मिसाल नहीं बनता। ये हमेशा याद रखिए। जीवन जिसका संघर्ष से निकलता है, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। ये संघर्ष वही आदमी कर सकता है जो एक पॉजिटिव रूप से प्रतिस्पर्धा करता है। मैं ये नहीं बोलता, आपको अपना कोई ना कोई आदर्श मानना पड़ेगा, कोई भी आदर्श मान सकते हैं। अगर आप गायक हैं तो किशोर दा हैं, लता जी हैं, उनको अपना एक आदर्श मान के चल सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जो पहले जिन्होंने कुछ मिसालें कायम की है, आप उनको आदर्श मानिए ना, उनकी आत्मकथा पढ़िए आप उनकी। नहीं सर, बात पढ़ाई की तो है, पढ़ते भी हैं लोग, कई लोग आदर्श भी मान लेते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर वही आता है, जिस तरीके से कोई 10th के एग्जाम दे रहा है तो उसका ध्यान इस पर नहीं होता कि जो हमें 100 में से 100 लाना है। उसका ध्यान केंद्रित होता है कि ए के जो है 98 आते हैं, मुझे 98.1% लाना है, उससे आगे निकलना है। और सबसे बड़ी परेशानी आजकल युवाओं की यही है कि जो लक्ष्य है उसको भेदने की जगह, जिस तरीके से अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने जब निशाना लगाया था तो उसका ध्यान मछली की आंख पर केंद्रित था, और हमारा ध्यान भी मछली की आंख पर ही केंद्रित है, लेकिन वो 98 जो है वो ध्यान भटका देता है। तो उस 98 पर हमारा ध्यान ना जाए, इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे युवाओं? मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ आकाश की इंसान को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षी होना चाहिए, है ना। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो कहावत है कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर, मैं ये नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ अपने पैर आराम से पसारो, जितने लंबे पैर उतने तो पसारो, अपनी चादर लंबी करो ना भाई, मेहनत करो, एक नई चादर खरीद लो, ठीक है, जो चादर जो है आपके अनुसार हो, इसमें क्या परेशानी है। दूसरा लोग बोलते हैं अभी खर्चे कम करो, मैं बोलता हूँ नहीं, खर्चे बढ़ाओ तभी आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अरे काम तभी तो करोगे भाई, तभी तो रात में जो है आपको नींद नहीं आएगी कि मेरे को जो है मतलब कुछ हासिल करना है जीवन में। जब तक ये आग पैदा नहीं होती ना, ये अंदर में जो है, ये जो आग है, ये आग बनी रहनी चाहिए। ये जो अंदर में जो बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं, सो बर्निंग डिज़ायर इंग्लिश में जो शब्द है ये, कि डिज़ायर में जो है जब तक अंदर में ये ललस नहीं आती ना, जब तक जो है तब तक काम होगा नहीं तो जो है फिर जो आकाश भाई के जो प्रश्न है, बस इन प्रश्नों में उलझ के रह जाओगे आप कि साहब ये कठिनाई, वो कठिनाई, ये मानसिकता, वो नेगेटिविटी। नहीं, आपका तेज इतना तेज होना चाहिए कि सारी समस्याएं जो है वो भस्म हो जाएं। और ये होता भी है, बिल्कुल होता है, क्योंकि कमी नहीं है संसार में सफल लोगों की, जिन्होंने मिसाल बनाई है, जिन्होंने उदाहरण बना दी हैं। उन्हें जीवन में केवल एक संकल्प जी, और उन्होंने सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। उन्होंने केवल उस मेहनत उनके जीवन का लक्ष्य ये था कि जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। उदाहरण के रूप में हमारे विवेकानंद जी को देखो आप, कितनी कम उम्र में क्या हासिल नहीं किया उन्होंने जी। आज भी कितने प्रासंगिक हैं। 1893 में मतलब जो है वो US होके आए हैं, और उसके बाद इतनी कम उम्र में उन्होंने जो ज्ञान का जो समुद्र अपने अंदर संचित किया है, उदाहरण है। एक युवा सन्यासी के रूप में उन्होंने जो है जो रिकॉर्ड बनाया है, आप उनके जो है विवेकानंद साहित्य, उनकी किताबें पढ़ के देखें। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हमारे इस जीवन काल में हमको उनका साहित्य पढ़ने को मिल गया, ठीक है। और हर युवाओं से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम एक बार जो है, जो भी आपके आदर्श हैं उनकी जीवनी को पढ़ने का प्रयत्न जरूर करें। और फिर से बात आ जाती है वहीं प्रतिस्पर्धा की, आकाश जी, कि प्रतिस्पर्धा में ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट होने के नाते जब हम एक कंपटीशन की बात करते हैं, जब एक चुनौती, जब एक चैलेंज को लेते हैं, तो हमारे अंदर हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है आकाश। और सिंपैथेटिक एक्टिवेट होने से हमारे अंदर एक एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन जो है वो हमारी एंडोक्राइनिक ग्लैंड से ब्लड में आता है, और उसके आने से ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। हमारे दिमाग को, हमारे पैरों को, हमारी मांसपेशियों को एक ज़्यादा ब्लड मिलने लगता है। हमारे शरीर में अचानक से जो है ग्लूकोज उस ब्लड में आ जाता है, क्योंकि शरीर को पता होता है कि अब कोई नई चुनौती आने वाली है, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हमको उससे लड़ना है। तो ये जो फ़ायदा होता है, जो प्रतिस्पर्धा में आपको प्रैक्टिस होती है एक नई चुनौती को किस तरह से लड़ें, आपके दिमाग की सारी जो चीज़ें हैं कंप्यूटर जैसे चलने लगती हैं कि उस समस्या का निवारण कैसे हो और उस समस्या को सफलतापूर्वक हम कैसे संपन्न कर सकें। तो प्रतिस्पर्धा लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से एक सवाल ही उठता है कि ये आवश्यक नहीं है कि उस प्रतिस्पर्धा में हम जीत ही जाएं। देखिए,
ओलंपिक में बहुत लोग भाग लेते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल तो एक को ही मिलता है ना। जो बाकी जो लोग हैं अगर वो निराश होकर ज़िंदगी छोड़ दें तो पूरा दुनिया में जो है एक निराशा का वातावरण बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी भावना से फिर से उठता है। वो नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनी होगी ना आपने। वो थक हार के जब गुफा में लेटा हुआ है कि मैं तो अब जीत नहीं सकता, उस मकड़ी को देखता है, वो बार बार नीचे जाती है, फिर उठती ऊपर जाती है। बाउंस बैक करना आना चाहिए आपको जीवन में, फिर से आना, उतनी ही एंथुसियाज्म से आना, लड़ना सीखना चाहिए। हम लड़ाकू हैं भाई। सर लड़ाकू तो हैं युवा, लेकिन जिस तरीके से आपने बर्निंग डिजायर की जो बात कही, कई युवा बर्निंग डिजायर के लिए, क्योंकि युवाओं में बहुत जोश होता है, ताकत होती है, और वो बर्निंग डिजायर के लिए कुछ करने के लिए निकल भी पड़ते हैं। लेकिन यह सवाल यह आता है कि जब रास्ते में कई बार कहते हैं बर्निंग डिजायर, आपने बोला भी वर्ड बहुत शानदार, लेकिन अगर इस डिजायर को फुल करने के लिए जो मेहनत का जिक्र आप बार बार कर रहे थे, अगर वो मेहनत शिद्दत से नहीं की तो ये डिजायर आपको बर्न भी कर देती है। ये एक सावधानी भी है और एक चौंकाने वाला सच भी। देखो ये मोटिवेशनल जो कार्यक्रम है ना, ये आलसी लोगों के लिए नहीं है। जो मेहनत नहीं करना चाहते भैया मत देखो प्रोग्राम में। आपको जीवन में साधारण बने रहना है, आपको कहीं चपड़ासी बनना है, आपको किसी के बाहर जो है कि पोछा लगाने वाला ही काम करना है, तो भैया मत देखो। आपके लिए जरूरी नहीं है। ये उनके लिए है जो लड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए जिनमें जोश भरा है, ये उनके लिए है जो एक स्वावलंबन चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने कंधों को मजबूत करके इस समाज को, इस राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, मिसाल बनना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो आकाश भैया, ये जो आप बोलते हैं कि प्रतिस्पर्धा और उसके लिए मेहनत, तो हम करते क्या हैं? हम मनुष्य बने क्यों हैं? हम क्यों बने मनुष्य? हम मनुष्य इसलिए बने हैं कि शरीर के साथ साथ हमें दिमाग भी है। दिमाग भी है, तो दिमाग से भी काम लो। श्रम आवश्यक है, हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में हम जब स्मार्ट वर्क करने लगते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें सुलझने लगती हैं। स्मार्ट वर्क बहुत आवश्यक है आज की डेट में, और इसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि ये जो संकल्प है आप अपने आप से लें कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ और जीवन से क्या चाहता हूँ। मैं दे क्या सकता हूँ, मैं दे क्या सकता हूँ। और दूसरी बात, जहाँ चाह वहाँ राह, वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे। प्रकृति में जो बोओगे वही मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये बड़े सिंपल प्रिंसिपल है। वृक्ष की तरह हम पीपल के वृक्ष के पास खड़े हैं। बोया 300 साल पहले गया था। मैं नगेंद्र को बताना चाहूंगा, नगेंद्र आपको दिखाएंगे। ये एक बड़ा सा वृक्ष है, 300 साल पहले लगाया गया था। पीपल का वृक्ष है, नर्मदा किनारे हम खड़े हैं, और इस वृक्ष का आज विशाल रूप ले लिया है। और इसने भी लगने के बाद प्रकृति से जंग लड़ी थी, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे लगा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के सीजन में जब बहाव आता होगा तो इस पेड़ को भी जद्दोजहद करना होती होगी, मेहनत करना होती होगी। तो जब ये पेड़ मेहनत कर सकता है तो हम लोगों को भी मेहनत करना होगी सर। और सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रकृति की भी बात कर रहे हैं और जीवनदायिनी माँ अपने आप में सबको समेटे हुए हैं। प्रकृति की सृजनकर्ता भी कहते हैं, क्योंकि पेड़ों से पानी माँ नर्मदा में आता है। तो सर पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बात होती है, और युवा आजकल जो है पर्यावरण से भी तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पेड़ तो सभी लगाने की बात करते हैं, लेकिन पेड़ों को सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, पेड़ों को बचाना भी होगा। आज बहुत पावन अवसर है आकाश भाई, आप जो है नर्मदापुरम में जो है ये एक एपिसोड हम जो है शूट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है, हम नर्मदा जी के किनारे ही खड़े हैं, और इस पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसको देख सकते हैं। इसका लगभग 12 फीट चौड़ा इसका तना है। देखिए इस वृक्ष ने इस जो हमारा तट है इसको कैसे इसने पकड़ रखा होगा। जो वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं ये निकल के जो है भूमि को, सॉइल को बांध के भी रखती हैं। और जब जो है हम एक परिवार के नाते हम जब इस धरा को प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि हम इसका एक अभिन्न अंग है। प्रकृति जो है, हम जो है ये जो 5 तत्व हैं, ठीक है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश है, इन 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्वों से मिलकर प्रकृति बनी हुई है। यदि प्रकृति में कहीं पे भी हानि होगी तो हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की हानि होगी ही होगी। और युवा वर्ग जो है, आज भारत युवाओं का देश है। विश्व में सबसे युवा देश हमारा भारत है। तो आज जो है मैं आपकी चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा हमारे सभी युवा साथियों से कि आज का दिन इस अंकुर अभियान में शामिल भी हो जाएं और अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि हो सके तो रोज़, नहीं तो ऑल्टरनेट डे, नहीं तो हफ्ते में एक दिन, नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन जो है आप एक पेड़ तो ज़रूर बोएं और उसका संरक्षण भी करें। केवल उसकी एक फ़ोटो सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालने की आवश्यकता नहीं है।
इस तरह से उथला चरित्र हमको नहीं चाहिए। आप ये आपके अंदर में एक पॉजिटिविटी पैदा भी करता है कि आपने जो काम किया, आपकी जवाबदारी कितनी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी। इस कृत्य से देखिएगा आपका व्यक्तित्व निखरता कैसे है। आपके जीवन में कोई भी कार्य करके उसको संपन्नता तक ले जाने के लिए एक गुण बनता है कि हाँ, हमने एक पेड़ बो दिया। आपकी जवाबदारी कैसे बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद हर 15 दिन में जाके उसको देखना, ये मान के चलिए। क्योंकि आपने अगर एक पौधा बोया है तो साक्षात ईश्वर प्रसन्न होगा आपसे, और 15 दिन में अगर आप उसको देखने गए हैं, ये मैसेज भी वहाँ जाता है, आपके कार्य सिद्ध होंगे। इसका जो सूक्ष्म प्रभाव होगा, जो देवीय प्रभाव होगा, वो आपको इसी जीवन में आपके साथ या आपकी इसी पीढ़ी को मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं चैलेंज के रूप में बता सकता हूँ। ये आप करके देखें, जीवन में कम से कम महीने में 2 पेड़ लगाएं, 4 पेड़ लगाएं, 10 पेड़ लगाएं। हर अवसर पे, अपने माता पिता की एनिवर्सरी पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने खुद के जन्मदिन पे, केक काटे ना काटे, मोमबत्ती लगाए ना लगाएं, लेकिन एक पौधा जरूर दें। हम जब गिफ्ट देते हैं तो बुके देते हैं, आजकल जो है उन फूलों को मत तोड़ें। उसी जगह भी कोई ना कोई छोटा जो है नन्हा सा जो है अंकुरित पौधा ले जाके गिफ्ट में दें। अपने जीवन को जो है समर्पित करें सेवा के लिए, प्रकृति के लिए। यही मेरी आपसे कामना है, यही मेरा आपसे संकल्प भी है। और जहाँ तक बर्निंग डिज़ायर की बात करते हैं, तो बर्निंग डिज़ायर का मतलब केवल इतना होता है कि अपने लक्ष्य को अपना विचार बना के जीना, उसी के साथ जीना, उसी के साथ खाना, उसी के साथ पीना, और वो लक्ष्य जो है वो आपके मुख से निकलना चाहिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से। बस आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, जीवन आसान हो जाएगा आपका। सर, जीवन तो आसान हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, पर्यावरण से जोड़कर बताई। एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, हम हर एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की बात ज़रूर करते हैं, और आज का ये एपिसोड स्वामी विवेकानंद जी के बिना पूरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो सर, स्वामी विवेकानंद जी में भी यही बर्निंग डिज़ायर थी, यही कारण रहा कि कम उम्र में न सिर्फ पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का नाम किया, बल्कि अपना भी नाम किया, और युवाओं को ये भी सिखाया कि मन की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं और प्रतिस्पर्धा कैसे करें। क्योंकि प्रतिस्पर्धा के लिए मामले में अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जैसा कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा विचारों से की थी, बुद्धि से की थी। यही कारण है कि जब वो विदेश गए, जब उन्होंने वहाँ भाषण दिया, तो वो 15 मिनट का भाषण आज पूरे देश दुनिया को एक मार्ग दिखा। बिल्कुल सही है आकाश। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद बनने से पहले वो नरेंद्र थे, नरेंद्र देव थे जी, ठीक है। और नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा में, ठीक है, उनके परिवार का कितना बड़ा हाथ रहा है। यहाँ मैं एक बात फिर से बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि हम कैसा युवा चाहते हैं। हमारे घर में हमारे बेटे, हमारी बेटियां हैं, हम उनको किस तरह से इस देश को सौंपना चाहते हैं, और उसके लिए जो है केवल क्या करना पड़ता है। उसके लिए आप जो माँ बाप हैं, हमारे परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, वो किस तरह से अनुसरण करते हैं, वो किस तरह से उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आप उनको बिठा के किताबें पढ़ा दें, आप उनको ज्ञान दे दें, उपदेश दे दें, डांट दें, इससे नहीं होगा। साइलेंटली आप वो काम करिए जो चाहते हैं कि बच्चा जो है आगे जाके वो काम करे। तो हर माँ बाप से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने परिवार में एक वैसा वातावरण बना के रखें। आप एक स्वयं उदाहरण बने, और ऐसे ही उदाहरण जो है जो नरेंद्र थे, स्वामी विवेकानंद जी का जो पहला नाम था, उनके माँ बाप जो हैं वो स्वामी विवेकानंद 3-4 साल के थे। क्या देखते हैं, शिवरात्रि के समय जो है अपने पिता को देखते हैं रुद्राभिषेक करते हुए। अपनी माँ से बोलते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं, तो उनकी माँ बोलती है ये जो है ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं। बोले ये शिव कौन है, तो माँ बोलती है शिव जो है पूरे संसार का जो पालन पोषण करते हैं। बोले चलो ठीक है, मैं भी अब जो है उसी शिव की आराधना करूँगा। तो उसके बाद अचानक एक दिन पुकार होती है, नरेंद्र दिखते नहीं। तो पता चलता है कि घर के बाहर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जो है विवेकानंद जी ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। छोटे नरेंद्र जो है ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। बोले बेटे क्या कर रहे हो, बोले आपने बोला था कि शिव तो हर जगह है, तो मुझे भी लगा कि हर जगह है, तो बस मैं उनसे जो है बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 साल का बच्चा अपने उस माँ बाप के उस कृत्य को देख के उसमें एक जिज्ञासा पैदा होती है, और वो तब से खोज में लग जाता है कि मैंने उस भगवान से मिलना है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। और यही जिज्ञासा जो है उनको आगे ले जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिलवाती है,
और रामकृष्ण परमहंस उनको देखते बोलते हैं कि अरे नरेंद्र, इतने दिन तुम कहाँ थे, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो देखिए किस तरह से जो है बचपन का संकल्प उनको नरेंद्र से विवेकानंद, विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद और युवा सन्यासी का दर्जा देता है। ये स्वामी विवेकानंद और यही संकल्प को बर्निंग डिजायर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर दर्शकों अगर हम बात करें तो जीवन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी बर्निंग डिज़ायर के साथ। तो ये बर्निंग डिज़ायर आप अपने जीवन में लाएंगे, ऐसी उम्मीद है। हमारा कार्यक्रम देख के डॉक्टर साहब आपने काफ़ी सारी बातें हमसे साझा की और जिस तरीके से आपने प्रतिस्पर्धा पर युवाओं को मोटिवेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमने बात की है प्रतिस्पर्धा की और जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा जीवन में ज़रूरी है, उस प्रतिस्पर्धा के जरिए किस तरीके से हम सफल हों, ये आपको जो हमारे इस खास कार्यक्रम में पता चला होगा। अगली बार किसी और विषय के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जीना इसी के नाम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।